हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप भली भांति जान रहे हैं कि हम लोग का एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है मिशन जुगाड़, और इसका पूरा टारगेट यही है कि ये 100 डेज में मतलब 100 दिन में 5000 क्वेश्चंस को डील करने का टारगेट है। बात समझ गया? तो इससे जुड़े रहो और लगातार इसका फायदा उठाते रहो। जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा साबित हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़ लेकर आए हैं। प्रत्येक चैप्टर हम डील करेंगे, 11th टोटल और 12th। ये आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे पिछले क्लास में कि उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब एक बेसिक आइडिया लिगेंड को बारे में हम लोग समझ चुके थे, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग समझ चुके थे। तो वो तुम्हारा एक बेसिक आइडिया था। उसके बिना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिल्कुल अधूरा है, इसीलिए उसको कम से कम कंप्लीट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक में और बहुत शॉर्ट टर्म में हम खत्म करने का कोशिश किए थे उसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात था, उसको जरूर देख लेना चाहिए था। ठीक है, फिर आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी अपने आप यहां से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। ये जुगाड़ नंबर 1 है तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हारा बेसिक आइडिया था, वो देखना बहुत जरूरी था। ठीक है, उसके बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चंस बहुत कम हिलने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां से तुम्हारे ये जुगाड़ नंबर 1 है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। जब क्वेश्चन प्रॉब्लम को हम डील करेंगे तब पता चल जाएगा कि आखिर इसमें कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक बहुत फंडामेंटल टर्म है बाबू, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है आइसो मतलब सेम, मैरिज मतलब टर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होना चाहिए कोई भी कंपाउंड का, यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर जाना चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक या दो ऐसा मिल जाता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो रहता है जरूर, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, वो प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है। आखिर क्यों डिफर किया, क्या कारण है डिफर करने का? तो जो भी कारण रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे में क्या कहलाएगा बताओ? आइसोमर। और उस तरह का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गया? आइसोमेरिज्म क्या है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बहुत सारा रहेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे रहेंगे और उसमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सेम होगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो डिफर करेगा। प्रॉपर्टीज डिफर करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। उस तरह का पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोमर कहेंगे। बात समझ में आया? और ये आइसोमर बनने का जो प्रोसेस है, उस तरह का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, अब कहानी समझ गया तो ये तुम्हारा जो आइसोमेरिज्म है वो जनरली दो तरह का होता है। कितना तरह का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म जो है कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक पहला तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये दोनों को हम बारीकी से तुमको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहां से क्वेश्चन तुमको ये तुम्हारा जिस तरह का पूछा जाता है उस तरह का हम तुमको डिटेल बताएंगे, लेकिन ये फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी सिर्फ दिमाग में रखने वाला चीज है, ये दिमाग में जरूर रखना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो हम बहुत डिटेल में बताएंगे तुमको। सिर्फ ध्यान से देखते रहो और लिखते भी रहो। जो बताएंगे, जो निकल के आएगा उसको लिखते भी चलना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या कहलाएगा? देखो हम अभी क्या बताएं, आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, और प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? डिफरेंट। कॉम्प्लेक्सेस ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफर कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी डिफर करने का वजह क्या है? तो वजह अगर स्ट्रक्चर में है तो उस तरह का आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, लिगेंड्स का जो जुड़ने का, कॉम्बिनेशन का करने का जो तरीका होना चाहिए स्ट्रक्चर में डिफर करेगा। उसका स्ट्रक्चर डिफर होने के कारण से, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग होने के कारण से तुम्हारा प्रॉपर्टी चेंज करता है, तो उस तरह का आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कहानी समझ में आ गया? और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहने का मतलब ये हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन।
अगर वो डिफर कर रहा हो तो उस तरह का अरेंजमेंट को या फिर उस तरह का आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां देखो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब सेम रहेगा, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन डिफर करेगा और जिसके कारण से प्रॉपर्टीज डिफर कर जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफर करेगा, जिसके कारण से प्रॉपर्टीज डिफर करता है। प्रॉपर्टीज डिफर करना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से प्रॉपर्टीज डिफर करना ही आइसोमेरिज्म कहलाता है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्यों कहलाया? क्योंकि स्ट्रक्चर डिफर होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफर कर गया, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों कहलाया? स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन वो डिफर कर रहा है, जिसके कारण से प्रॉपर्टी डिफर किया, इसीलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म कर दिए। बात समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कहानी तुम समझ में आ गया, तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा और डिटेल करते हैं और ध्यान से समझना। ये चार तरह का, मेजरली जान लो, चार तरह का। कितना तरह का बताओ? चार। एक तुम्हारा क्या हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसको कहेंगे हम बताएंगे डिटेल में। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा तुम्हारा हो गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और चौथा तुम्हारा हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये चार तरह का आइसोमेरिज्म तुम्हारा देखा जाता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अब ये तुम्हारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है? तो देखो, ये कोऑर्डिनेशन तुमको हम बताए थे, दिस वन इज डब्बा। डब्बा डब्बा वो तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हो। और एक सिंपल आयन था ना, जो सिंपल आयन लगा हुआ रहता था। अगर सिंपल आयन में चेंजिंग कोऑर्डिनेशन लिगेंड, यहां से तुम देख लो, ध्यान दो, यहां से तुमको देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट, तो इस तरह का चीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर कहते हैं, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट। प्रॉपर्टीज डिफरेंट करने का वजह दो चीज होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की वजह से अगर यदि काउज हुआ है, तुम्हारा प्रॉपर्टीज डिफर किया है, तो उस तरह का आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तुम्हारा चार तरह का हो गया। पहला हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा हो गया तुम्हारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथा हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये तुम जान रहे हो। ठीक है, अब यहां से तुम देखो, यहां से हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे? एक कंपाउंड ले रखे हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारा देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बात करें, दिस वन इज कोबाल्ट एक है, अमोनिया तुम्हारा 5 है, तो एक कोबाल्ट 5 अमोनिया, Br तुम्हारा क्या है? 1 है और सल्फेट ग्रुप भी 1 है। टोटल तुम्हारा क्या हो गया? यहां देखो अमोनिया और Br जो है वो डब्बा के अंदर है, मतलब लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, और सल्फेट ग्रुप जो है एज ए सिंपल आयन के रूप में काम कर रहा है, ऐसे। ठीक है, लेकिन अब यहां क्या हुआ? ये सिंपल आयन में यहां तुम्हारा क्या है बताओ? सल्फेट, सल्फेट ग्रुप। लेकिन यहां तुम्हारा क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या हुआ? एक तुम्हारा क्या हो गया बताओ? कोबाल्ट मतलब सेंट्रल मेटल आयन, एक 5 अमोनिया हो गया, Br 1 हो गया, ब्रोमीन और तुम्हारा सल्फेट 1 हो गया। बात समझ रहे हो? इसमें तुम देखो एंड इसी का तुम्हारा भाईचारा रूप को देखो, ये कोबाल्ट है, अमोनिया 5 है, सल्फेट ग्रुप 1 है, ब्रोमीन 1 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट इसमें डिफरेंट क्या है? तो ये जो सल्फेट ग्रुप पहले सिंपल आयन के रूप में काम कर रहा था, वो अब अंदर चला गया जस्ट लाइक लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, और ये जो Br अंदर में लिगेंड के रूप में काम कर रहा था, वो बाहर आके तुम्हारा क्या हो गया? ये सिंपल आयन बन गया। अब ये दोनों में डिफरेंट ये है कि इसको अगर तोड़ा जाए, इसको ये इसका कलर देखा जाता है, थोड़ा सा देखो, इसका कलर देखा जाता है तो रेड वायलेट, और इसका कलर देखा जाता है तो डायरेक्टली रेड कलर का होता है। इसको टेस्ट किया गया, कैसे डिफर कर रहा है? तो AgNO3 से रिएक्शन किया, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन से जब रिएक्शन किया गया तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अरे बात समझ रहे हो? लेकिन अगर बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया गया तो व्हाइट पीपीटी बना बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है, मतलब Ba और SO4 तुम्हारा, ये SO4 और Ba तुम्हारा यहां बन गया व्हाइट पीपीटी। इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ। बात को समझना, बात को समझना। लेकिन इस केस में तुम्हारा देखा क्या गया? ये रेड कलर का था, ये AgNO3 जैसे तुम्हारा रिएक्शन किया गया तो व्हाइट पीपीटी बन गया एलोइस कलर का। व्हाइट पीपीटी थोड़ा रहता है लेकिन हल्का हल्का एलोइस टाइप का रहता है। ठीक है, ये किसका? AgBr, मतलब इसका Ag और इसका Br तुम्हारा टूट के आ गया, तो ये Br इसमें टूट रहा है और इसमें सल्फेट टूट रहा है, डिफरेंस चाहिए।
अगर उसको पानी पर घोल रहे हैं ना, या फिर तुम इसको रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां से सल्फेट आयन बाहर हो रहा है और इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, Br बाहर हो रहा है। कहानी समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, आइसोमरिज्म, जिसमें आयन जो बन रहा है वो अलग अलग बन रहा हो। क्यों आयन अलग अलग बना? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया। और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो गया? तो यहां से तुम देखो, ये पहले सल्फेट जो था वो सिंपल आयन के रूप में काम कर रहा था, अब सल्फेट जो है वो लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। तो स्ट्रक्चर में पहले ब्रोमीन जुड़ा हुआ था स्ट्रक्चर बनाने में, अब सल्फेट जुड़ रहा है। बात को समझना है, पहले ब्रोमीन जुड़ा हुआ था स्ट्रक्चर में तो अंदर में, और अब सल्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर में थोड़ा हल्का डिफरेंस हुआ लिगेंड का, उसके कारण से प्रॉपर्टी डिफर कर जा रहा है। इसीलिए तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, लेकिन ये तुम्हारा जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके व्हाइट पीपीटी एलोइस तुम्हारा थोड़ा हल्का हल्का करके पीपीटी बना रहा है। मतलब इसका प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। तब तो इसमें तुम्हारा AgBr बन रहा है, लेकिन इसमें रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते बरुआ, तो ये बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी बनाता है, लेकिन इसमें अगर बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन करता ही नहीं, प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम्हारा सिंपल आयन से लिगेंड बन जाना और लिगेंड से सिंपल आयन बन जाना, ये कहलाएगा तुम्हारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कहानी समझ में आ गया? सिर्फ टर्मोलॉजी को तुमको दिमाग में रखना है, बहुत ज्यादा इस पर वेटेज नहीं देना है तुमको। सिर्फ तुमको हर एक टर्म पता होना चाहिए कि अगर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जाम में तुम्हारा कहीं टर्म यूज करता है तो तुमको होपलेस नहीं हो जाना है, वो समझ में आना चाहिए कि आखिर किसको बोल रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कहानी समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा अगर बात करें तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाता है। दूसरा तुम्हारा क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हो एज ए लिगेंड के रूप में, तब उसमें काउज होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का कहानी। ठीक है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम ले रहे हैं, तुम्हारा देखो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, या इधर से देखो, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, इसमें 6H2O है, 6H2O है जस्ट लाइक लिगेंड जो अंदर में है, और ये Cl3 है बाहर जस्ट लाइक तुम्हारा क्या, ये सिंपल आयन। ठीक है, इसका कलर जो है वो वायलेट कलर का है। तुम नाम लिखना जान सकते हो, इसको हम लोग हेक्सा बोलेंगे, 6 है, एक्वा बोलेंगे, क्रोमियम 3 बोलेंगे, 3 तुम नाम लिख लो, और क्लोराइड बोल देंगे। नाम नाम तुम IUPAC नेम बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लास में सीख चुके हो, तुम लिख सकते हो, सबका नाम लिख सकते हो, सब डिफर करेगा आपस में। ठीक है, अब यहां से हम क्या किए, कुछ नहीं किए, इसका 6 मॉलिक्यूल वाटर था, एक मॉलिक्यूल को क्या किए बाहर, और इसका एक Cl को अंदर कर दिए। तो यहाँ 5 मॉलिक्यूल हो गया वाटर का, एक Cl अंदर गया, यहाँ Cl2 बटा, और एक तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, H2O बाहर। ये मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया। दिस वन इज नॉट ए हाइड्रेटेड फॉर्म, क्योंकि वाटर तुम्हारा लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ जो वाटर है वो जस्ट लाइक आयंस भी नहीं, ये तुम्हारा हाइड्रेटेड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, ये लिगेंड से अलग है। लिगेंड के रूप में यहाँ क्लोरीन काम करने लगा, 5 वाटर तुम्हारा लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, और एक क्लोरीन, बाकी 2 को क्लोरीन तुम्हारा क्या है बाहर, जो आयंस के रूप में काम कर रहा है, और एक वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में, ये नहीं आयंस है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है बस। तो इसका नाम तुम अगर लिखोगे तो क्या बोलोगे, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां है। अगर इसको में कॉन्क H2SO4 डालोगे ना, और इसको हीट करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता है, और इसमें अगर कॉन्क H2SO4 डाल के हीट करोगे ना, कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं होता है। तो सोचो क्यों बाहर हो गया इसमें एक, क्योंकि बाहर में एक H2O तुम्हारा प्रेजेंट है। इसका कलर कैसा हो जाता है बाबू, ग्रीन कलर का। तो ये डिफर कर रहा है, देख लो स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में यहाँ 6 का 6 लिगेंड तुम्हारा क्या है वाटर, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या है 5 लिगेंड वाटर है, और एक तुम्हारा लिगेंड तुम्हारा क्या है क्लोरीन। तो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफर किया ना, जो लिगेंड तुम्हारा बदल गया है। ठीक है, इसी का एक और रूप तुम देख लो, क्रोमियम यहाँ 4 लिगेंड हो गया वाटर का, और 2 Cl अंदर चल गया, एक Cl बाहर है, और 2 वाटर बाहर हो गया। इसको डाइहाइड्रेट बोलेंगे, बाइहाइड्रेट या फिर डाइहाइड्रेट जो भी बोलो। ठीक है, इसका जो कलर देखा जाता है वो डार्क ग्रीन कलर का आ जाता है। ये वॉयलेट कलर का था, ये ग्रीन कलर का हुआ, और ये डार्क ग्रीन। देख रहे हो प्रॉपर्टी अलग हो रहा है, प्रॉपर्टी अलग हो रहा है। तो प्रॉपर्टी अलग होने का कारण सबसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, 3 क्लोरीन है, बस सभी में वही है, 6 वाटर मॉलिक्यूल 3 क्लोरीन, यहां भी 4 और 2 6 और 3 क्लोरीन, सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका स्ट्रक्चर डिफर करना।
और इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में तुम्हारा सबसे बड़ा कारण क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है पहले लिगेंड के रूप में था, अब हाइड्रेट के फॉर्म में है, बाहर चला गया लिगेंड से। बात समझ गया? बात समझ में आ रहा है? तो दिस वन इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये तुम्हारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएगा। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कब कहलाएगा? जब हम उसको क्या कहेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जुड़ा हो तभी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, अराइज होता है। कहानी समझ में आ गया? अब तो चलो तुम लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म कहने का मतलब ये हो गया कि देखो तुम एम्बीडेंट लिगेंड को समझते हो। एम्बीडेंट लिगेंड कहने का मतलब ये हो गया कि वो मोनोडेंट लिगेंड होता है। मोनोडेंट लिगेंड कहने का मतलब ये हो गया कि एक समय में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, उसको मोनोडेंट लिगेंड बोलते हैं। लेकिन एम्बीडेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लिगेंड कि एक समय में तुम्हारा एक ही लोन पेयर तुम्हारा डोनेट करता हो, लेकिन उसका डोनेशन साइट जो है वो 2 हो या फिर 2 से ज्यादा। डोनेशन साइट ज्यादा हो, डोनेशन साइट ज्यादा हो लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करता हो। जैसे तुमको साइनाइड ग्रुप सिखाए थे और आइसोसाइनाइड सिखाए थे, नाइट्रो और नाइट्रेटो सिखाए थे, ये तुमको याद होगा, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल यहां से तुम देखो इसका एग्जांपल्स तुम देखो, यहां कोबाल्ट है, अमोनिया है, अमोनिया का 5, यहां NO2 है, NO2 मतलब एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन और एक सल्फेट ग्रुप है। इसमें 5 अमोनिया, एक नाइट्रो और एक सल्फेट और एक कोबाल्ट है। इसी का बहुरूपीय रूप तुम देख लो, कोबाल्ट 5 अमोनिया, यहां तक कोई लिखना है। यहां देखो NO2 को तुमको क्या लिख दिया? ONO। यहां तुम्हारा नाइट्रो है लेकिन यहां नाइट्रीटो है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसमें भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसमें भी एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन इसमें लिंक जो किया है बबुआ वो मेटल के साथ तुम्हारा नाइट्रोजन लिंक किया है और इसमें जो लिंक किया है वो ऑक्सीजन लिंक किया है। तो इसको नाइट्रीटो N बोल सकते हैं, इसको नाइट्रीटो O बोलते हो और बाकी सारा कुछ सब है। तो ये तुम्हारा लिंकेज जो होता है ना, लिंकेज मेटल के साथ लिंक जो कर रहा है, अगर लिंकेज डिफर कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये तभी पॉसिबल है जब एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। बात समझ में आ गया? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल होगा जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या प्रेजेंट हो? एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। अगर एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो वो दूसरा आइसोमर कहलाएगा, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएगा। कहानी समझ में आ गया? तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कहने का मतलब कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स का वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो और उसका लिंकेज मेटल के साथ साथ अलग हो जाए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर ये तुम्हारा लिंकेज क्या हो गया? डिफर कर गया। लिंकेज के कारण से स्ट्रक्चर डिफर किया और स्ट्रक्चर के कारण से तुम्हारा प्रॉपर्टी डिफर कर गया। तो ये तुम्हारा एग्जांपल्स हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म का। लिंकेज तभी अराइज होगा जब तुम्हारा एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट होगा। कहानी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? नेक्स्ट तुम्हारा क्या है बच्चा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एकदम जबरदस्त आइसोमेरिज्म है, ये भी बहुत भूचाल है। ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हम बताए थे, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों कॉम्प्लेक्स एक ही साथ बैठा हो और उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन हो वो, जैसे मान लो कि एक सेंट्रल मेटल आयन दूसरा लिगेंड से जुड़ा हुआ है और दूसरा सेंट्रल मेटल आयन कोई और लिगेंड से जुड़ा हुआ है, वो एक्सचेंज, सेंट्रल मेटल आयन अब तुम्हारा एक्सचेंज हो गया, ये उठ के इसके पास आ गया और ये उठ के इसके पास आ गया। जैसे एग्जांपल तुम देख लो, यहां सिल्वर किससे जुड़ा है? अमोनिया से, 2 अमोनिया से सिल्वर जुड़ा हुआ है और यहां तुम्हारा गोल्ड जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? साइनाइड से। तो ये तुम्हारा 2 साइनाइड है, 2 अमोनिया है, एक सिल्वर है, एक गोल्ड है। इसमें भी वही कहानी, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, 2 अमोनिया, 2 साइनाइड है। लेकिन हुआ क्या? ये जो गोल्ड है उठ के यहां चला गया और ये सिल्वर उठ के यहां चला गया, मतलब एक्सचेंज हो जाता है मेटल। इसके चारों बगल इसके लिगेंड, ये तुम्हारा सिल्वर के चारों बगल पहले अमोनिया था, अब सिल्वर के चारों तरफ साइनाइड है। तो जो ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, लिंक जो किया है ना, वो डिफर कर जाए, उसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है, कोऑर्डिनेट किया हुआ था पहले जो सिल्वर के साथ पहले अमोनिया लिंक था, अब तुम्हारा सिल्वर के साथ साइनाइड लिंक है। पहले गोल्ड के साथ साइनाइड था, अब अमोनिया है। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन ही बदल जाए, उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। कोई दिक्कत? बात समझा? तो ये सिर्फ और सिर्फ रहा तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछना चाहता, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहां से क्वेश्चन ढूंढ के पूछता है। बच्चा लगे रहो और इसको जल्दी जल्दी फटाफट छाप लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टर्मोलॉजी को दिमाग में जरूर रखने का प्रयास करना। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
तो स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग अब देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम बिल्कुल बता चुके हैं, नेक्स्ट तुमको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीरियो के जो तुम्हारा आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या बताए, क्या चर्चा की? स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड क्या होना चाहिए? डिफरेंट। बात समझ में आ गया? उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का, एक तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल किसको कहते हैं? ज्योमेट्रिकल मतलब एक ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम, बात समझ रहे हो? अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड जो है वो डिफरेंट तुम्हारा होगा, सेम भी होगा, डिफरेंट होगा, मतलब ज्योमेट्रिक चेंज होगा, उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, कहानी ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हारा एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिस आइसोमर और क्या? ट्रांस आइसोमर। सिस किसको कहते हैं? टू सेम लिगेंड्स प्रेजेंट इन सेम साइड। मतलब दो सेम लिगेंड अगर तुम्हारा ज्योमेट्री बना हुआ है और ज्योमेट्री में दो सेम लिगेंड अगर सेम साइड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर। लेकिन वही दो सेम लिगेंड अगर ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमर। तो अगर टू सेम लिगेंड्स प्रेजेंट इन ऑपोजिट साइड सो दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। अब कहानी यहां से ये होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आखिर शो कौन करता है? तो देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल शो नहीं करता, एकदम दिमाग में फिट कर लो। यहां से अब क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा जेई और नीट में। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल शो नहीं करता। दूसरा तुम्हारा बात क्या है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या करता है? शो करता है, करता है, करता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कहने का मतलब दिस वन इज मेटल और ये तुम्हारा ग्रुप हो गया। अब तुम देखो, यहां ए बैठा हुआ है, यहां ए बैठा हुआ है। अभी जनरल तुमको बता रहे हैं, यहां ए है, यहां भी ए है, तो दो सेम ग्रुप क्या है? सेम साइड है कि नहीं? सेम साइड, दो सेम ग्रुप सेम साइड। दो यहां बी है, यहां भी बी है, सेम ग्रुप सेम साइड। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड रहेगा, सेम साइड, सेम साइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीस आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? सीस आइसोमर। और देखो, यहां ए है और इसका ऑपोजिट में ए है, यहां बी है, इसका ऑपोजिट में बी है, तो दो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पर है, तब उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? ट्रांस आइसोमर। कहानी समझ में आया? तो सिस आइसोमर किसको बोल दिए, ट्रांस आइसोमर किसको बोल दिए, ये कहानी समझ में आ गया। इसी तरह से ये जिस तरह से स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, शो कर रहा है, उसी तरह तुम्हारा नेक्स्ट तुम्हारा तीसरा क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या इसमें शो करता है? तो भी हाँ, शो करता है। ठीक है, और ये शो करता है जैसे देखो, दो सेम ग्रुप, देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सो सिस आइसोमर। कहानी समझ में आया? इसमें तुम्हारा क्या है? ए तो ए, ऑपोजिट साइड हुआ, बी तो बी, ऑपोजिट साइड हुआ, सी तो सी, ऑपोजिट साइड हुआ, सो दिस वन इज ट्रांस आइसोमर। कहानी समझ में आ गया? कहानी समझ में आ गया। लेकिन क्या इतना ही तुम्हारा आइसोमर बनता है? नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो आइसोमर और शो करता है, लेकिन उसका हम डिटेल चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो फिलहाल इतना नोट कर लो, उसके बाद हम बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना और किसका किसका पॉसिबल है। यहां से तुम्हारा नीट और जेई में 100% क्वेश्चन पूछेगा। चलो जल्दी छाप लो, ठीक है, जल्दी तुम लोग छाप लो फोटो, उसके बाद तुमको इसका नेक्स्ट तुमको लेक्चर दिखाते। अब देखो थोड़ा सा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना तरह का बना सकता है एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत डिटेल में तुमको हम बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखना। हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना पॉसिबल हो सकता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह के आ जाए कि ये तुम्हारा मेटल है और चार लिगेंड जुड़ा हुआ है, चारों सेम है, चारों सेम है, चारों ए टाइप का है, A4 है, मतलब चारों सेम है, तो इसका ज्योमेट्रिकल डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फोटो कुछ इस तरह बनेगा, लेकिन इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा नहीं। ये एकदम खोपड़ी में रखना। क्यों? क्योंकि सब चेंज करोगे एक जैसा दिखेगा ना, कोई चेंज चांस थोड़ी होगा, तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एकदम बहुत बढ़िया से दिमाग में रखना। यहां से क्वेश्चन पूछता है नीट में, जेई में, ठीक है। अगर मान लो मेटल है और तीन तुम्हारा क्या है, तीन लिगेंड ऐसा है जो सेम है और एक लिगेंड डिफर कर रहा है, ये भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
ये 3 लिगेंड जो तुम्हारा सेम है लेकिन ये डिफर कर रहा है, ये भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर तुम इसको एक्सचेंज करोगे इधर इधर, बदिया बराबर हो जाएगा ये इधर। अभी देखो 1 2 3 ये तीनों एक साइड है, अगर बी इधर कर दोगे ये इधर, तो 1 2 3 3 इधर आ जाएगा। तुम देखना अगर मान लो तो बात बराबर ना हो जाएगा बबुआ। अगर मान लो कि ऐसे कर दिया तुम, ये बी को ऊपर कर दिया, ए को तुम यहां कर दिया, तो यहां तुम्हारा क्या था, ए तो था, यहां भी ए था। 1 2 3 ए है, 1 2 3 ए है। तो कुल मिलाकर ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा हो गया। तो कोई स्ट्रक्चर बना क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया क्या, नहीं। इसलिए ये भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, A4 मतलब चारों लिगेंड सेम हो तब भी नहीं करेगा, 3 लिगेंड अगर सेम हो तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स का। यहां से शुरुआत होता है तुम्हारा क्या, अगर दो लिगेंड सेम हो, दो लिगेंड सेम हो, ए तुम्हारा ए लिगेंड ए टाइप का जो सेम है और बी टाइप का भी सेम है, तो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कितना बनाएगा, 2 को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा। एक को सिस कहोगे, एक को ट्रांस कहोगे। सिस किसको कहोगे, तो सेम लिगेंड सेम साइड, सेम लिगेंड सेम साइड। ठीक है, और अगर सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड, देखो ये इधर और ये इधर, ये बी इधर तो ये इधर, तो ऑपोजिट साइड रहेगा तो ट्रांस। तो ये 2 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर तुम्हारा मेटल लिगेंड, 2 लिगेंड सेम और 2 लिगेंड डिफरेंट, तब क्या करेगा, तो सेम लिगेंड सेम साइड, ये भी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 को बनाएगा। सेम लिगेंड सेम साइड तो सिस कहेंगे, और अगर सेम लिगेंड डिफरेंट साइड ऑपोजिट साइड तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, हम लोग लिगेंड जो सेम रहता है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। बात समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस या फिर ट्रांस में यही डिफाइन किए कि सेम लिगेंड अगर सेम साइड प्रेजेंट है तो उसको हम सिस कहेंगे, और अगर सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है तो उसको ट्रांस कहेंगे। बाकी इससे हमको मतलब नहीं है कि कितना डिफर कर रहा है। बात समझा, 2 सेम लिगेंड सेम साइड है तो वो सिस होगा। बात समझ गया, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। बस एक ये बीबीआई पॉइंट है जिसमें दिखता नहीं है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन वास्तव में करता है। ठीक है, यहां से तुम देखो एक मेटल है, चारों लिगेंड डिफर कर रहा है, ए बी सी डी चारों लिगेंड डिफर कर रहा है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बिल्कुल हां करेगा, लेकिन कितना करेगा, ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, देखो तीनों को एकदम स्ट्रक्चर दिमाग में रखना। देखो ए बी सी डी, ए का ऑपोजिट में अभी कौन है बताओ, सी है, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा ए को रहने दो, दूसरा अब सी था, अब ए का ऑपोजिट में कर दो, किसको, बी को कर दो, तो ए का ऑपोजिट में बी, यहां सी और डी चला गया ऑटोमेटिक। तो एक बार ए का ऑपोजिट सी हुआ, एक बार ए का ऑपोजिट बी हुआ, और एक बार ए का ऑपोजिट डी हुआ। अब तुम कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे सब सेम बनेगा। ये तीनों अलग अलग है, तो ये 3 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन देख लो, क्या बोलता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है पीटी, NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोक्साइड अमीन है, और ये तुम्हारा अमोनिया है, ये पैराडीन है, ये सब लिगेंड है। तो ये भी अलग लिगेंड है, मतलब ए मान लो इसको, ये भी अलग लिगेंड है, इसको बी मान लो, ये तुम्हारा अलग लिगेंड है, सी मान लो, ये भी तुम्हारा अलग लिगेंड है, डी मान लो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, चारों अलग अलग तरह का लिगेंड हो गया। और जब चारों अलग अलग तरह का लिगेंड होगा तो टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, टोटल आइसोमर कितना शो करेगा बताओ, 3 आइसोमर शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, तो जल्दी फटाफट इसको नोट करो। उसके बाद तुमको स्क्वायर प्लेनर के बाद हम ऑक्टाहेड्रल में जाएंगे और उसको देखेंगे कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। चले आगे, तो ये तुम्हारा रहा स्क्वायर प्लेनर। अब हम चलेंगे ऑक्टाहेड्रल में। अब आजा बच्चा लोग, ऑक्टाहेड्रल केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आखिर कितना पॉसिबल है और किस तरह का पॉसिबल है, ये डिटेल चर्चा करते हैं। तो यहां से देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हारा क्या हो गया, अगर मेटल है और 6 गो लिगेंड जुड़ा हुआ है लेकिन 6 सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो नहीं करेगा। अगर इस तरह का रहेगा तो फोटो कुछ इस तरह से बनेगा, मेटल और तुम्हारा 6 लिगेंड है, 4 इधर स्पेस में, एक ऊपर और एक नीचे, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये कोई आइसोमर नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर मान लो 5 तुम्हारा लिगेंड सेम हो जाए तब भी तुम्हारा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये तुम्हारा 4 तुम्हारा सेम लिगेंड इधर और एक डिफरेंट वाला, एक सेम वाला। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा नहीं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट तुम्हारा जो बात है इसमें दम है।
4 तुम्हारा लिगेंड सेम है और 2 डिफरेंट है, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना बनेगा 2। अगर मान लो 2 सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड है, देख रहे हो, तो ये कहलाएगा ट्रांस, और 2 सेम लिगेंड सेम साइड हो तो क्या कहलाएगा सिस। बात समझ में आए? 2 सेम लिगेंड अगर सेम साइड हो तो तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ सिस, और 2 सेम लिगेंड अगर ऑपोजिट साइड हो तो क्या कहेंगे बताओ ट्रांस। अब कहोगे सर यहां तो सेम साइड तो है ही था, सेम लिगेंड सेम साइड, इसको तो सिस कहना चाहिए। अरे गधा देखो, ये सेम साइड भी है और ऑपोजिट साइड भी है, मतलब सेम साइड ऑपोजिट साइड कैंसल आउट, सेम साइड ऑपोजिट साइड कैंसल आउट, मतलब इस पर डिसाइड ही नहीं होगा तुम्हारा, इस पर डिसाइड होगा कि सिस है कि ट्रांस है, तो सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड है मतलब ट्रांस होगा। इसका तो कहानी है हम लोग गोल कर देंगे, सेम लिगेंड ये सेम और ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, तो ये पूरे सिस हो गया, देख रहे हो, दिस वन इज पूरे पूरे सिस, ये पूरा कैंसल आउट हो गया, पूरा ऑपोजिट ट्रांस कहलाएगा ये। तो ये ट्रांस और ये सिस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा अगर हम कहेंगे A4, मतलब 4 लिगेंड तुम्हारा सेम हो और 2 लिगेंड तुम्हारा क्या करे डिफर करे, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा बात करिएगा यदि बाबू, तो यहां तुम्हारा अगर 3 लिगेंड सेम और 3 लिगेंड मतलब एक जैसा हो और 3 लिगेंड एक और जैसा हो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये भी तुम्हारा शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेकिन 2 तरह का, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, देखो तीनों लिगेंड सेम साइड है, ये तीनों लिगेंड सेम साइड है, सेम लिगेंड सेम साइड, सेम लिगेंड सेम साइड, एक फेस पर बैठा हुआ है, फेस पर एक फेस बन रहा है, देख रहे हो, बी 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 एक फेस बन गया इधर, ए ए ए एक फेस बन गया इधर, इसको हम लोग फेशियल सिस नहीं बोलते लेकिन फेशियल आइसोमर कर देते हैं, एक फेस बन जा रहा है, और इसमें तुम्हारा फेस बनता ही नहीं है, ये फेस बनने ही वाला था तब तो बीच में बैठ जाता, देख रहे हो, ए ए बी ए बी बी ए ए बी ए बी बी, अरे समझा कि नहीं। तो यहां से तुम्हारा ए और ए बजाया फिर बी लाया, मतलब इसकी जगह पर ए होना चाहिए, देखो यहाँ ए है ना, ये तोड़ के खाली बी कर दो और यहाँ ए कर दो, बाकी तुम्हारा वही है। तो कुल मिलाकर इसमें फेस डिस्ट्रॉयड कर गया, इसलिए इसको मर आइसोमर कहते हैं, इसको फेस आइसोमर कहते हैं, इसको मर आइसोमर कहते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनता है वो 2 ही बनता है, एक फेस और एक मर, जिसमें फेस बन जाए फेशियल, जिसमें मर बन जाए मेरिटोरियल, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मर आइसोमर, 2 बनता है तुम्हारा। हाँ नेक्स्ट ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा, ठीक है, और वो तुम्हारा क्या है कि एम ए बी सी डी सभी डिफरेंट हो, सब डिफर करे, सब डिफर करे, तो ये टोटल कितना शो करेगा बताओ, टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलो ये एकदम खोपड़ी में बैठा लो, टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उतना स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में रख लो, टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अगर सभी डिफर करे ऑक्टाहेड्रल में, सभी लिगेंड डिफर कर जाए तो टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कहानी समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, वैसे ये डिफर कर रहा है, ये फोटो बना दिया, बाकी सारा फोटो छापने की जरूरत नहीं है, ये तुम दिमाग में रख लो कि भाई 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अरे ए है ना, ए का डिफर, फिर बी करो, फिर सी करो, फिर ई करो, फिर एफ करो, फिर ये तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, फिर एक्सियल पर तुम क्या करो, ए को ले जाओ और वहां से सबको मिलाओ, तो इस तरह से करते करते तुम्हारा क्या हो जाएगा, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कहानी समझ में आया? उतना अभी हम लोग को उतना जुगाड़ नहीं करना, हम जुगाड़ बता रहे डायरेक्टली तुमको हम बता दिए। तो ये कहानी है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। हाँ एक कहानी और तुम्हारा देखने को मिलेगा कि मेटल अगर है और यहां तुम्हारा जो ए का हॉल टू, ए का मतलब बाइडेंट लिगेंड है, बाइडेंट लिगेंड मतलब एक के बारे में 2 पेयर ऑफ लिगेंड दे रहा है, सब मोनोडेंट लिगेंड था लेकिन ये बाइडेंट लिगेंड है और 2 है, और तुम्हारा यहाँ B2 है, तो इसका तुम्हारा जो फोटो बनेगा ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा 2। इसका फोटो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो यहां से समझना, ये तुम्हारा है एक ऊपर और एक नीचे। अगर जो ए है मतलब बाइडेंट है, मतलब एक के बारे में 2 को ना अटैक कर लेगा, तो इधर से भी अटैच हो जाएगा, इधर से भी अटैच हो जाएगा, देख रहे हो, और एक के बारे में 2 ना अटैच हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, और एक बी यहां रख दो और एक बी यहां रख दो, देखो 2 सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड है कि नहीं, इसको ट्रांस कहेंगे। कहानी समझ में आया? और एक तुम्हारा क्या बन जाएगा, तो एक तुम्हारा और यहाँ जगह है, हाँ यही बना देते हैं, दिस वन इज मेटल, ये तुम्हारा थोड़ा सा समझना, हल्का सा बना देते हैं, और यहां तुम्हारा ए हो गया, ए मतलब इसमें जुड़ गया, और यहां तुम्हारा ए हो गया मतलब बाइडेंट लिगेंड, और यहां हो गया बी और यहां हो गया बी। अब तुम देखो सेम लिगेंड सेम साइड, सेम लिगेंड सेम साइड, तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा कहलाएगा सिस, ये तुम्हारा कहलाएगा सिस, और ये कहलाएगा क्या, ट्रांस। तो ये कहानी तुम्हारा हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस,
ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बात की, ये एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं, ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, आज का लास्ट पॉइंट। जल्दी फटाफट इसको लिख लो, जल्दी फटाफट इसको लिख लो बच्चा लोग, अगर हो गया तो आगे बढ़ जाए। चलो फिर अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का। ऑप्टिकल आइसोमर करने का मतलब ये हो गया, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं तुमको बताने वाले, सिर्फ इतना तुम जान लो कि अगर किसी कंपाउंड का जिसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, उस कंपाउंड का अगर मिरर इमेज का बात करें कि उसको अगर मिरर के पास ले जाओ, उसके बाद मिरर इमेज में क्या हो रहा है, अगर उसमें कोई हरकत होता है, मिरर अगर कोई हरकत करता है, मिरर इमेज जो बनता है अगर सुपर इंपोज नहीं किया तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे। सुपर इंपोज नहीं करेगा तब, मतलब सेम जैसा नहीं हो जाएगा तब। अगर सुपर इंपोज कर गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा वो। बात समझा? ऑप्टिकल का मतलब होता है मिरर, और अगर कोई कंपाउंड है और उसको अगर चेंज कर दिया, मतलब मिरर कुछ काम किया, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब मिरर एक्टिव है, ऐसे मान लो, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कर देंगे। लेकिन अगर वही बात अगर तुम्हारा हम करें कि कोई कंपाउंड है और उसमें जैसा स्ट्रक्चर यहां था वैसा ही स्ट्रक्चर यहां है, कोई चेंज चांज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऑप्टिकल कुछ किया ही नहीं, जो मिरर है कुछ किया ही नहीं, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ऑप्टिकल जो है तुम्हारा इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब वो ऑप्टिकल में इनएक्टिव है, कुछ हुआ ही नहीं उसको। अरे बात समझा? तो यहां से तुम देख लो, ऑप्टिकल आइसोमर इमेज आ रहा कुछ नहीं, द मिरर इमेज डज नॉट सुपर इंपोज। मिरर इमेज तुम्हारा क्या होना चाहिए, कोई भी कंपाउंड्स का मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड्स डज नॉट सुपर इंपोज। ये कंपाउंड्स अगर तुम्हारा है उसका अगर मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगा तो सुपर इंपोज का मतलब सेम सेम नहीं होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहेंगे उसको। बात समझा? और वो आपस में मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नॉन एज एनेंशियोमर। और यही एनेंशियोमर तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर का एक पार्ट है। कहानी समझ में आया? फिर से एक बात बोलते हैं, ध्यान दो। हम ये बोले कि मिरर इमेज कोई भी कंपाउंड का अगर लें, अगर वो सुपर इंपोज कर जाता है तो वो तुम्हारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर सुपर इंपोज नहीं किया तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। बात समझा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और उसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज एक दूसरे को जो बदल जाता है, ठीक है, सुपर इंपोज नहीं किया, उसको हम क्या बोल रहे हैं बताओ, एनेंशियोमर। अब तुम समझो, जैसे मान लो ए है एक कोई सबस्टेंस और ऐसे ही तुम्हारा मिरर रख दिए और वो उसी तरह से आ गया। देखो एक अगर मिरर के पास रखोगे ना तो उसी तरह सेम सेम स्ट्रक्चर आ गया। इसका मतलब क्या कर गया, ये दोनों एक ही जैसा आ गया, मतलब सुपर इंपोज कर गया। सुपर इंपोज कर गया मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। कहानी समझ में आया? इसमें तुम देखो, अगर बी को रखो ये पलट गया, ऐसे हो गया, तो इट डज नॉट सुपर इंपोज, ये सुपर इंपोज नहीं किया, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ। कहानी समझ में आया? बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो समझ रहे हो तो बढ़िया बात है। चलो ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया। नेक्स्ट तुमको बात करते हैं, एक बात ये पता चल गया ना पूरा ऑप्टिकल आइसोमर, ये पूरा बात समझ में आना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज से रिलेटेड है। मिरर इमेज अगर सुपर इंपोज किया तो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव, सुपर इंपोज नहीं किया तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगर कर गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो पलट जाता है। देखो ये बी है तो इसे पलट कर ऐसे हो गया है ना, उल्टा टाइप का हो गया, मिरर के सामने लगोगे, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई पलटनिया नहीं होगा। तो इसमें तुम्हारा ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का लेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का लेगा। साइमेट्री, ये दोनों एक जैसा हो गया ना, साइमेट्री दोनों साइमेट्रिकल हो गया ना, एक जैसा। साइमेट्री वर्ड तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर में अगर कहीं भी आता है तो भैया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। साइमेट्री नहीं होना चाहिए, डिससाइमेट्री होना चाहिए। समझ रहे हो? या फिर अनसाइमेट्री जिसको कहते हो, ये तुम्हारा होना चाहिए। तो देखो साइमेट्री तुम्हारा प्लेन ऑफ साइमेट्री या फिर सेंटर ऑफ साइमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ साइमेट्री, ये तीनों में से कोई भी अगर तुम्हारा आ जाता हो, जैसे प्लेन ऑफ साइमेट्री कहने का मतलब कि अगर कोई कंपाउंड के बीचे बीच अगर यदि एक प्लेन पास कर दो, जैसे बीचे फाड़ दो, अब बीचे फाड़ दोगे और दोनों अगर यदि पार्ट जो निकल के आया अगर एक ही जैसा आ जाएगा तो वो तुम्हारा क्या कराएगा बताओ, प्लेन ऑफ साइमेट्री। अरे बात समझा? वो साइमेट्रिकल इन नेचर हो गया। और जब साइमेट्रिकल इन नेचर अगर कोई हो जाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कहानी समझ में आया? बात समझ रहे हो? तो ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो प्लेन ऑफ साइमेट्री अगर आएगा या फिर सेंटर ऑफ साइमेट्री चाहे एक्सिस ऑफ साइमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव का आएगा वो। बात समझ गया? ये हम तुमको बता दिए कि मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव वाला तुम्हारा अगर रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नॉन एज एनेंशियोमर। ठीक है, एक बात दिमाग में रखना एकदम बढ़िया से कि फेस और मर आइसोमर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा फेस और मर आइसोमर।
और तुमको हम बता दिए जो फेस बना रहा है या फिर मर बना रहा है वो तुमको हम पहले बता चुके। कहानी समझ में आ गया? ये जल्दी फटाफट ऑप्टिकली आइसोमर का कहानी जल्दी जल्दी फटाफट लिख लो, ऑप्टिकल आइसोमर का। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और तुमको समझाने का प्रयास करते हैं। जल्दी फटाफट लिख लो। अब यहां से हम लोग को देखना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमर किस तरह से शो कर रहा है। तो अगर हम बात करें तुम्हारा यहां से देखो, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं? जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर नहीं रहा है उसमें ऑप्टिकल कहां से करेगा? नहीं करेगा। जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, कहानी समझना। यहां से ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। काहे? देखो, ज्योमेट्रिकल का बात करें, एक तुम्हारा ट्रांस बनता है और दूसरा तुम्हारा क्या होता है? सिस। ट्रांस का मतलब दो सेम एटम क्या होना चाहिए? ऑपोजिट साइड। देखो यहां से ये सेम था, ये सेम साइड है, लेकिन ऑपोजिट साइड भी तो है, तो ऑपोजिट साइड है तो ये कैंसिल आउट हो गया। सेम ऑपोजिट, सेम ऑपोजिट, तो सेम ऑपोजिट, ये ए का कहानी खत्म। तो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ बताओ, बी पर डिपेंड करता है। तो अगर ये ऑपोजिट साइड हो गया तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस। इसमें तुम देखो, ध्यान से देखना, ये सेम साइड और ये ऑपोजिट साइड, ए वाला कहानी खत्म। तो सेम साइड ऑपोजिट साइड, ये तुम्हारा सेम साइड ऑपोजिट साइड, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये तुम्हारा सेम साइड हो गया, तो सेम साइड बी तुम्हारा रहेगा तो सिस फॉर्म। ठीक है, ये सिस फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म का मिरर इमेज देखा जाए तो जैसा ये था वैसे यही आया। इसका मतलब मिरर इमेज क्या कर गया? सुपर इंपोज कर गया। और देखना, यहां बी तो यहां भी, यहां बी तो यहां भी, ए सब जगह एक जैसा हो गया। मतलब जो यहां है वही यहां है, तो मिरर इमेज सुपर इंपोज कर गया, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ गया? अरे बात समझ रहे हो? और दूसरा ये भी कर सकते हो, ये तुम्हारा ऐसे हो गया, और अगर यदि इसमें प्लेन पास कर दो, अगर ऐसे करके मान लो प्लेन में से इसे काट दो, तो ऐसे काटोगे तो जितना इधर कटेगा उतना ही उधर कटेगा, दोनों बराबर भाग में कटेगा। मतलब ये सिमेट्रिकल इन नेचर है। देख लो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का आएगा भैया, दो ए इधर भी कट गया, दो ए इधर भी कट गया। अगर कहीं से भी बीच पार्ट से काटते हो तुम और अगर बराबर भाग में कट जाए तो समझना उसमें सिमेट्री इन नेचर है, और जहां सिमेट्री आएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कहानी समझ में आया? इसमें तुम देखो, सिस वाला भी तुम्हारा देखो, अगर यहां से हम पास कर देते हैं इस तरह से, एक काट देते हैं ऐसे, तो यहां से तुम देख रहे हो नीचे वाला पार्ट में देखो, दो गो ए है और ये गो बी है, और इसमें भी तुम देखो दो गो ए है एक गो बी है, मतलब दोनों एक जैसा है। मतलब दिस वन इज सिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब सिमेट्री तुम्हारा इसमें है, इसलिए दिस वन इज सिमेट्रिकल इन नेचर। कहानी समझ में आया? तो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म? सिस फॉर्म भी तुम्हारा सिमेट्री को कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ट्रांसफॉर्म भी प्लेन ऑफ सिमेट्री को ये कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री करेगा या फिर सिमेट्रिकल नेचर रखेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कहानी समझ में आया? जल्दी इसको फोटो छाप लो, उसके बाद हम बताएंगे तुम लोग को कुछ आगे का बात। जल्दी अब बच्चा लोग ध्यान से थोड़ा सा देखो, इसमें कॉम्प्लेक्सेस जो है ऑक्टाहेड्रल का वो कुछ इस टाइप का रहेगा। तब क्या करेगा? अगर 6 लिगेंड, टोटल 6 लिगेंड अगर तुम्हारा डिफरेंट हो, तो तुमको अभी बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 15 होगा। इसका कितना होगा बताओ? 15। अब 15 हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पास मिरर अगर लगाओगे ना तो उसका तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। तो हर एक कंपाउंड का 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक तुम्हारा जो था वो और एक तुम्हारा उसका मिरर इमेज, एनंशियोमर बन गया। तो 15 का कितना हो जाएगा बताओ? तो यहां से देखो 15 ईच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो 15 के लिए कितना हो जाएगा? 30 आई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये वाला कंपाउंड। टोटल 30 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो तुम्हारा 6 लिगेंड है और 6 वो डिफरेंट है, तो उसमें अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है कितना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, टोटल 30 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे एक क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, Br है, Cl है, I है, NO2 है, अमोनिया है और पैराडीन है। ये छहों को तुम देखो लिगेंड का सब डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट वाला है, सब डिफरेंट वाला, ये तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना शो करेगा बताओ? टोटल 30 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया बात?
ठीक है, तो ये बात को एकदम दिमाग में रख लेना। दूसरा तुम्हारा तरह का है, जब ये सब तुम्हारा हो गया तो 30, सब अगर डिफरेंट रहे तो 30। इसमें तुम्हारा क्या है कि 3 लिगेंड जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 लिगेंड जो जुड़ा हुआ है ए टाइप का है, मतलब बाइडेंट लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और 3 लिगेंड जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया? मतलब बाइडेंटेड मतलब एक लिगेंड 2 बॉन्ड को बनाएगा, तो 3 लिगेंड 3 दोनों का 6 बनाएगा, तो 6 तो बॉन्ड बनना चाहिए। अरे बात समझ रहे हो? तो 6 बॉन्ड बना रहा है। तो ये तुम्हारा क्या करता है, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन कितना 2। कैसे, ये थोड़ा सा देखो, इसमें सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा बनाता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं आ पाता है, इसलिए मिरर इमेज तुम्हारा सुपर इंपोज नहीं करता। तुम देख लो, यहां से देखो, दिस वन इज मेटल, 6 बॉन्ड बना रहा है, हर 2 बॉन्ड में एक बाइडेंट लिगेंड ऐसे जुड़ गया, ठीक है, हर 2 बॉन्ड में देखो 2 बॉन्ड बनाया, ये बाइडेंट लिगेंड जुड़ गया, यहां भी बाइडेंट लिगेंड जुड़ गया, यहां भी बाइडेंट लिगेंड जुड़ गया। इसका मिरर इमेज लगाओगे तो ये वाला फोटो तुम्हारा यहां बन गया, ये पीछे वाला फोटो तुम्हारा इधर बन गया, और ये वाला फोटो तुम्हारा इधर बन गया। मतलब ये तुम्हारा देखो, यहां से समझना, जैसे हर एक बाइडेंट लिगेंड, ये मेटल है तुम्हारा 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 6 बॉन्ड बनाया, हर बाइडेंट लिगेंड जैसे तुम्हारा, अब इधर वाला हम बना लेते हैं, बात को समझना, यहां ए है, ठीक है, और ये तुम्हारा ए, मतलब ये जुड़ जाएगा, हर एक बाइडेंट लिगेंड तुम्हारा 2 बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें मिरर तुम लगाते हो मिरर, तो यहां से तुम्हारा मेटल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 बॉन्ड, और ये वाला तुम्हारा कोना वाला तुम्हारा यहां आएगा ना, तो ये कोना वाला यहां आ जाएगा, ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा ये पट्टी चल गया है, तो यहां दिखेगा, तो यहां दिखेगा, तो ये ओ ये तुम्हारा मिरर इमेज, तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा जो है वो उधर साइड गया है, तो ये इतना दूर दिखेगा, ठीक है, तो ये इधर से, और ये वाला सामने दिखेगा तुम्हारा क्या ए, तो ये तुम्हारा मिरर इमेज बन गया। तो ये मिरर इमेज जो बना वो तुम्हारा दोनों एक जैसा नहीं बना, ये ही पट्टी है तो ये ही पट्टी, तो ये सुपर इंपोज नहीं किया, इसमें प्लेन ऑफ साइमेट्री भी पास नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा क्या शो करेगा बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन कितना, 2 ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। चलो अब यहां से आ जाओ, एक अंतिम पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। यहां से देखो, अगर कोई मेटल है जिसमें 2 बाइडेंट लिगेंड है और 2 मोनोडेंट लिगेंड है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, एक सिस फॉर्म और एक तुम्हारा क्या ट्रांसफॉर्म, ध्यान देना। तो ट्रांसफॉर्म और सिस फॉर्म, सिस फॉर्म करने का मतलब कि दोनों बाइडेंट लिगेंड एक साइड है और दोनों मोनोडेंट लिगेंड एक साइड है। अगर दोनों लिगेंड एक साइड हो, सेम लिगेंड सेम साइड, तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म का मिरर इमेज लगाते तो ये रोटेट कर जाता है, देखो ये वाला एक साइड और बीबी वाला इधर था, तो ये इधर आ गया, मतलब रोटेट कर गया, मतलब दूर हो गया, मतलब मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं किया, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म कर लो तो देखो ये तुम्हारा बीबी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड, सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड, देखो सेम लिगेंड 2 बॉन्ड बनाया था, 2 बॉन्ड बनाया था, ये ऑपोजिट, मिरर इमेज बनाओगे तो एकदम सेम बन जाता है, सुपर इंपोज कर गया तुम्हारा मिरर इमेज, तो ये सुपर इंपोज कर गया, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मतलब ये कि ट्रांसफॉर्म तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन सिस फॉर्म तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तुम्हारा था कहानी, बात बच्चा लोग, ये बहुत डिटेल में तुमको हम कहानी बताने की कोशिश की। ये था तुम्हारा आइसोमेरिज्म का कहानी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म जो है, ये एक बार फिर से एकदम बढ़िया से दिमाग में रख लो। आइसोमेरिज्म शुरुआत होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट उसका प्रॉपर्टीज अलग। तो प्रॉपर्टीज अलग काहे होता है, तो 2 कारण से, अरेंजमेंट के कारण से और स्ट्रक्चर के कारण से। तो स्ट्रक्चर के कारण से अगर प्रॉपर्टी अलग हो रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अगर अरेंजमेंट के कारण से अगर यदि अलग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां तक कहानी समझ में आ गया। उसके बाद स्ट्रक्चरल का बात करें तो 4 तरह का देखा जाता था, कौन कौन, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गया, बहुत डिटेल में सीख चुके हो इसको। उसके बाद हम लोग आए थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 2 तरह का देखे, और एक तुम्हारा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तुम्हारा क्या था, ज्योमेट्री मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम में ज्योमेट्री में डिफर कर जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें से तुम्हारा देखा गया कि 2 तरह का आइसोमेरिज्म, एक सिस और एक ट्रांस। सिस किसको बोलते थे, दो सेम लिगेंड अगर सेम साइड प्रेजेंट हो तो सिस बोल देंगे, दो सेम लिगेंड अगर ऑपोजिट साइड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांस बोल देंगे। लेकिन तुम्हारा 2 और आइसोमर आता था, एक फेशियल जिसको बोलते थे, और तुम्हारा एक मर आइसोमर आता था, ठीक है। तो ये 2 जो आता था उसमें क्या कहानी था कि 3 सेम लिगेंड एक साइड हो और 3 सेम लिगेंड एक साइड हो। अरे बात समझा, तो 3 सेम लिगेंड अगर एक साइड होगा, एक फेस पर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे बताओ? फेस आइसोमर। और अगर यदि दूसरा में फेस नहीं बन रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मर आइसोमर। ठीक है, तो ये कहानी तुमको पता हो जाना चाहिए। क्या क्या बनाएगा नहीं बनाएगा ये थोड़ा सा तुमको देख लिया। कितना स्ट्रक्चर बनाएगा ऑक्टाहेड्रल में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर में कितना बनाएगा ये तुमको पता चल गया। ठीक है, और तुम ये भी देख लिया कि आखिर टेट्राहेड्रल वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है बताओ? तो तुम्हारा रिलेटेड है मिरर इमेज से। मिरर इमेज अगर तुम्हारा सुपर इंपोज कर गया तो तुम्हारा कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब कोई आइसोमर नहीं बना उसका। ठीक है, और अगर मिरर इमेज तुम्हारा सुपर इंपोज नहीं किया तो वो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? रोटेट कर दिया, वो इमेज बदल गया, और इमेज बदल गया तो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा और आइसोमर बन जाएगा। उस आइसोमर को हम लोग क्या बोलेंगे? एनिंसियोमर कहेंगे। कहानी समझ में आया? और ये तुमको हम डिटेल बता दिए, इस तरह का रहेगा तो कितना तुम्हारा बनेगा। तो इस तरह के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन डिटेल। बहुत डिटेल में तुमको हम बताने की कोशिश करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस प्रॉब्लम देखोगे, अगर इसको गौर से तुम देख चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो, तो ये 100% मानो आने वाला क्वेश्चन को यूं धांस दोगे तुम। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे क्वेश्चंस प्रॉब्लम के साथ।